हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी है कीर्ति नगर का हॉन्टेड पीजी। तो कहानी हमारी शुरू होती है सोनालिका से। सोनालिका का प्लेसमेंट हो जाता है कैंपस में ही, एक ऐसी कंपनी में जहां उसे जॉब ऑफर जो होती है तो उसका चेहरा ही खिल जाता है कि मुझे तो बस जाना ही जाना है। वो अपने मम्मी पापा से कहती है, पापा मुझे दिल्ली में जॉब ऑफर हुई है, क्या मैं वहाँ चली जाऊँ वहाँ, क्योंकि मुझे अकेले ही रहना होगा। तो पापा मम्मी कहते हैं ठीक है बेटा, कोई नहीं, अभी तो शुरुआत है, रहना तो वैसे ही जब भी कहीं भी जॉब करोगी तो रहना तो वहाँ पड़ेगा ही। खैर वो लोग जब मान जाते हैं उसकी पहली बार में ही तो बहुत खुश होती है और अपना सामान सब पैकिंग वैकिंग कर करके आराम से रखने लगती है। क्योंकि परसों ही पापा मुझे निकलना है तो मेरी टिकट करवा दीजिए। तो पापा उसको कहते हैं ठीक है मैं करवा दूंगा, और वो टिकट करवाने के लिए बस स्टेशन चले जाते हैं क्योंकि उसे बस से ही जाना था। तो दिल्ली के लिए वो निकल लेती है जहाँ की उसे रहना होता है। उसने बुकिंग कर रखी थी एक वहीं पे कीर्ति नगर में, वहीं पास में उसकी बैंक थी जहाँ उसका सिलेक्शन हुआ था और वो वहीं पे उसको रहना भी था। उसने पीजी का पता करा तो कीर्ति नगर में एक पीजी उसको मिला। 3 मंजिल का अपार्टमेंट था बड़ा सा। वो एक आंटी जी का था, वो अपने बेटे और बहू के साथ वहीं पर रहती भी थी नीचे, और साइड से जीना बना हुआ था। बाकी तीनों माले पे बालकनी वगैरह सब दे रखी थी, बड़ा अच्छा सा बना था लॉबी वगैरह। तो वहाँ पे वो कुछ लोग रहते भी थे और जो रह के चले जाते थे, या कुछ लोग ज़्यादा दिनों तक रहते थे, कुछ ऐसे ही आ जाते थे। बिल्कुल बहुत अच्छे से चल रहा था वहाँ पे। तो कुछ एक लड़कियाँ वहाँ पहले से रह रही थी और ये सोनालिका जो है जाती है वहाँ पे, और इसको रूम जो मिलता है वहाँ पे दूसरी मंजिल पे, वो वहीं पे रहना शुरू कर देती है। रहना शुरू कर देती है, मिडिल क्लास फैमिली से होती है तो उसका जो भाड़ा होता है थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लगभग 6,500 रुपये उसको अकेले उसका पड़ रहा था। तो वो सोचती है कोई रूममेट मिल जाती तो ज़्यादा अच्छा था। तो वहीं पे एक पूर्णिमा नाम की एक लड़की आती है, उसकी भी वहीं जॉब लगी होती है तो उसको भी वहीं रहना था। तो वो उसकी रूममेट हो जाती है। वो एक प्राइवेट सेक्टर में थी, प्राइवेट उसमें बैंक में थी, और ये जो है एक सरकारी बैंक में थी। तो प्राइवेट बैंक में HDFC बैंक जो जैसी बहुत सी शाखाएँ हैं वहाँ पर भी हैं, तो वो वहीं पर थी, उसमें जाती। वो दिन भर उसका बैंक जो है लगभग 7-8 बजे तक खुलता, और वो बहुत अच्छी वहाँ पे व्यवस्था थी, AC वगैरह सब अच्छे से लगे हुए थे। तो उसको वो मतलब वो करते करते उसमें काम AC की आदी हो गई थी। और ये जो सोनालिका थी ये अपना AC में भी रहती थी, ऐसे भी रूम टेम्परेचर में भी इसको बहुत अच्छा लगता था और ये रह लेती थी। और जब सोनालिका रेस्ट करती और पूर्णिमा आती तो इसकी उससे बहस हो जाती कि तू तो हर समय वो चलाया ही करती तो भाड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो कहती मैं भी तो आधा देती हूँ और तुझे इसका क्या है, मैं देती हूँ और तू भी इसकी वो हवाले। लेकिन उसकी वो नहीं बनती, कहती मुझे ठंडक लगती, मुझे AC नहीं चाहिए। और जब ये ऐसे करती तो वो ऐसे करने लगती कि नहीं नहीं नहीं, मुझे इसके साथ नहीं रहना। ऐसे करके एक दिन क्या करती है, वो रूम अपना आंटी जी से कह के दूसरा रूम ले लेती है। जब दूसरा रूम ले लेती है, वो रूम तो काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन अभी सोचती है बेकार का मैंने इससे झगड़ा कर लिया, अभी मेरे को 6,500 रुपये वो भी देने पड़ेंगे, और जो उसका किराया आएगा अलग से AC का वो भी मुझे ही झेलना पड़ेगा। फिर ये क्या करती है, एक और नई लड़की आती है, उसको भी अपने रूम में ही रख लेती है, रूम में रख लेती है। फिर सोचती है कि काश ये भी मेरी बात मान जाती सोनालिका, और हम तीनों लोग इसी रूम में रहते तो क्या ही अच्छा होता। अभी तीनों आपस में जो जाती उससे सोनालिका से बात करती हैं कि चलो आ जाओ तुम भी इसी रूम में, AC हम ज़्यादा नहीं चलाएंगे, ये रूम भी बड़ा है और AC की साइड मैं सोऊंगी और तुम जो है इधर साइड में सो जाना। तो वो भाई कहती ठीक है चलो, वो मान जाती है और वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं तीनों। जब रहते हैं तीनों तो ये पूर्णिमा का एक दिन जो है जाना हो जाता है घर थोड़ा, तो अब 2 ही लोग जब बचते हैं, 2 लोग जब बचते हैं तो इधर जो है एक और एक बड़ी उनसे होती है दीदी, उन लोग कहते हैं वो लोग, तो सोनालिका की जो है मिलने वालों में से हैं, तो आ जाती हैं। जब आती हैं तो वो उनसे बातचीत करते हुए कह रही हैं कि मुझे भी इसी रूम में शिफ्ट करवा दो तो ठीक है। तो वो कहती है मधुरिमा दीदी, उनका नाम मधुरिमा होता है, कि चलो ठीक है आप भी यहीं पे रह जाओ। तो मधुरिमा दीदी जो है वहाँ क्यों रहने आई हैं ये सब लोग सोचने लगते हैं। तो वो बताती है सोनालिका की मधुरिमा दीदी जो हैं यहाँ पे IVF के जरिए जो है प्रेग्नेंट जो होता है वो वाला तरीका जो है होता है, उसे वो करवाना चाह रही हैं, क्योंकि इनके हस्बैंड बाहर रहते हैं मॉरिशस में। उन्होंने कहा है कि तुम ये कर लो, क्या पता क्या उनको कुछ इश्यूज हैं उसके तो प्रेगनेंसी के, तो इसलिए वो उन्होंने कहा हुआ है, तो इसलिए यहाँ रहने के लिए आई हैं, क्योंकि ये दिल्ली में ही पॉसिबल है। उस समय ऐसे नहीं हो पाता था अन्य जगहों पे, छोटे शहरों में, तो वो भी यहीं रहेंगी। तो पूर्णिमा जो होती है और जो दूसरी उसकी फ्रेंड होती है जो वहाँ पे कर रही होती है, पहले से ही शिफ्ट होती है,
तो दोनों जो क्या करते हैं, चलो ठीक है मधुरिमा दीदी को भी यहीं पे रोक लेते हैं। एक्चुअली होता क्या है, मधुरिमा दीदी जो होती हैं वो थोड़ा मिडिल क्लास से होती हैं, उनको भी इसी किराए उराए का पंगा सोचती हैं, अगर कहीं फ्लैट में रहेंगे या कहीं रहेंगे तो ज़्यादा पड़ेगा रेंट वगैरह, तो पैसे बचाना चाहती है, इसीलिए वो वहाँ पे रहना चाहती है। और दूसरी बात है, जहाँ पे वो रहेंगी तो उसका ट्रीटमेंट इतना महंगा है और केयर टेकर की ज़रूरत पड़ेगी, तो लड़कियों के साथ में रहेंगी तो उनका जो है केयर भी अच्छे से हो जाएगी और उन्हें कब क्या लेना है ये भी सही रहेगा, और सबके साथ में रहेंगी तो उन्हें अच्छा भी लगेगा। तो इसके चलते वो लड़कियों के साथ वो भी रहना शुरू कर देती हैं। जब वो रहती हैं, जैसे ही वो आती हैं ऊपर की मंजिल पे, तो सभी लड़कियां जब उनसे बहुत खुश होती हैं मिल करके कि मधुरिमा दीदी आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो बहुत अच्छे से बात करते हो, तो मधुरिमा दीदी को लगता है कि हाँ भाई देखो ये लड़कियां हमारी छोटी बहनें टाइप में हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, और वो वहाँ पे उनके साथ रहती हैं। पहले ही दिन से उन लड़कियों को लगता है कि जब से मधुरिमा दीदी आई हैं तब से ये यहाँ पे आसपास में इतना नेगेटिव सा फील होता है, कहीं कुछ ऐसा लग रहा होता है, बहुत उनको डर टाइप में लगने लगता है, लेकिन वो लोग उस चीज़ को नकार देते हैं कि ऐसे ही होगा, कुछ भी होगा। तो जो दूसरे रूम में लड़कियां रह रही होती हैं उनसे भी उनके सबसे बातचीत होती रहती है। इधर जो सोनालिका है वो एक दिन कहती है कि 25 दिसंबर आने वाला है, चलो हम लोग बाहर सेलिब्रेट करने चलते हैं। सभी लड़कियां मान जाती हैं और मधुरिमा दीदी वहीं पे रुकती हैं। वो रुकती हैं, उनका पहला वाला ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है, तो उनको जो है खास ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उनको ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना है, तो वो वहीं रुक जाती हैं। और जब लड़कियां वहाँ से लौट के आती हैं तो उनको देर हो जाता है। 25 दिसंबर वो मनाने जाती हैं, क्रिसमस डे, और उनको 12 के बाद जब वो वापस आती हैं और भी लेट हो जाता है। जब वो आती हैं 3 दिन के बाद, तो जब वहाँ पे आती हैं तो देखती क्या है, वहाँ इतना अंधेरा भी हो रखा है, लाइट भी नहीं है, बहुत अजीब सा लग रहा है। खैर वो कुछ उनको लगता है कि जहाँ भी वो जा रही हैं ऐसा लग रहा है कि कोई खरोच सा रहा है, कहीं रेलिंग पे कोई चढ़ रहा है, तो कहीं लगता है दरवाजे पे ठक ठक हो रही, लेकिन वो सुन करके एक कान से दूसरे कान से निकाल देती है। कहती है कि चलो ये तो होता ही रहता है। लेकिन उसमें से जो पूर्णिमा होती है वो कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि है कुछ। अब इस तरह से करते करते दोनों आपस में बातें करते, चलो कोई नहीं होगा, वो जा करके अपने अपने बिस्तर पे सो जाती हैं। तो सोनालिका कहती है आज तुम लोग इसमें ही सो, और क्योंकि तुम लोग ऐसे ही ऑलरेडी 3 लोग हो, और हम जा करके अपने रूम में सोते हैं। वो अपने रूम में चली जाती है। वो पड़ोस के एक रूम से एक लड़की को और बुला लेती है और वहीं पे सो जाती है। जो सो जाती है, इधर ये लोग सो रहे होते हैं तो इनकी दरवाजे पे ऐसे कोई ऐसा लगता है कि ठक ठक कर की आवाज़ आ रही है। बार बार उठने की कोशिश करते हैं कि उठ के देखा जाए कौन है, लेकिन वो सुनी अनसुनी कर देते हैं। इधर क्या होता है, मधुरिमा दीदी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती है और उनकी प्रेगनेंसी जो होती है वो मिसकैरेज हो जाता है। पहली प्रेगनेंसी जो IVF के जरिए होती है तो वो बेकार हो जाती है और वो बहुत परेशान होती हैं। लेकिन क्योंकि वो IVF था तो फेल भी हो सकता है, नहीं भी फेल हो सकता, वो उसको जो है कुछ भी ऐसे मान लेते हैं कि तो भाई प्रोसीजर हो रहा था, नहीं हो पाया। खैर उन्होंने डॉक्टर से सलाह ली, कहा कि चलो कोई नहीं, हम दोबारा ट्राई करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। और मधुरिमा दीदी को तो बहुत सदमा लगता है, बहुत परेशान हो जाती है कि देखो मैं अभी 2 महीने ही यहाँ पे हुए हैं, अभी मुझे और रहना पड़ेगा और खर्चा लगेगा। लेकिन वो लड़कियाँ उनको ढांढस बताती हैं कि दीदी कोई बात नहीं, आप जो है हम लोग आपकी देखभाल कर लेंगे। लेकिन उसके बाद छुट्टियाँ थोड़ा पड़ जाती है, जब छुट्टियाँ पड़ जाती हैं लड़कियाँ वहाँ से एक करके जाने लगती हैं। अब वो बिल्कुल वहाँ पे सन्नाटा, कोई भी नहीं है, केवल मधुरिमा दीदी बची हैं और इधर आयुषी वगैरह हैं, पूर्णिमा हैं, इधर सोनालिका है। सोनालिका को भी कुछ काम रहता तो भी 1-2 दिन के लिए जाती है। जब वो अकेली रहती है तो जब सोनालिका वापस आ जाती है तो मधुरिमा दीदी को बहुत ऐसे डर लगता है अकेलेपन से, तो वो क्या करती हैं, अपनी मम्मी को आगरा से बुला लेती हैं, जहाँ वो रहती थी बुला लेती हैं। कहती हैं कि मम्मी आप मेरे साथ आके रहो, अब दोबारा मैं चांस लेना नहीं चाहती। तो मम्मी भी उसकी कहती हैं हाँ बेटा सही बात है। तो उन लोगों को क्या होता है, जो सोनालिका के सामने वाला रूम होता है वो दे दिया जाता है। कहती हम दोनों माँ बेटी इसमें रह लेंगे, आप लोग इसमें रहो आराम से। तो वो तीनों एक उसमें रूम में हैं और वो दोनों जो है माँ बेटी सामने वाले रूम में है। जब सामने वाले रूम में रह रही हैं तो जीने से जब भी वो उतरती हैं तो उनको एकदम नेगेटिव वाइब्स लगती है कि कोई ऐसे लगता है कि जीने की रेलिंग पे जो है चढ़ता जा रहा और अपने नाखूनों से उस रेलिंग को ऐसे से खरोंचता हुआ चला जाए, ऐसा उनको लगता है। लेकिन वो सोचती कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब हमें तो नहीं सुनाई पड़ता, आप ही को क्यों सुनाई पड़ता है। दीदी भी कह के खामोश हो जाती हैं। लेकिन जो उनकी मम्मी होती है कि नहीं बेटा मुझे भी ऐसा लगता है कि कोई हमेशा खरोंचता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। अभी सब बड़े परेशान रहते हैं कि हो क्या रहा है। खैर अभी वो सो रही होती हैं रात में। जब सो रही होती हैं तो जिस कमरे में मधुरिमा दीदी होती हैं तो उनकी तरफ का जो साइड का, इधर साइड का जो लॉबी में खुलता दरवाजा उसका तो कोई नहीं, बट जो बालकनी में दरवाजा होता वहाँ पे ठक ठक सुनाई पड़ती बहुत तेज की।
जब ठक ठक सुनाई पड़ती तो पहले तो इग्नोर कर देती, थोड़ी देर के बाद फिर से वही ठक ठक सुनाई पड़ती। जब ठक ठक सुनाई पड़ती तो जा करके वो दरवाजा खोलती है तो देखती क्या यहाँ तो बाहर से कोई आ भी नहीं सकता, पर ये मुझे आवाज़ इतनी ज़बरदस्त कैसे सुनाई पड़ी। और वो इतना तेज़ी से डर जाती हैं, उनको बहुत तेज़ी का शौक लगता है और वो फिर दरवाज़ा बंद करके वापस आके लेट जाती हैं। लेकिन ये क्या, 20 मिनट के बाद फिर से वही ठक ठक, बहुत तेज़ी से ठक ठक बार बार होती जा रही। फिर वो क्या करती है, सोनालिका को फ़ोन मिला देती हैं, कहती हैं तू तो कह रही थी यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं, देख बार बार मेरे कमरे में ठक ठक सुनाई पड़ रही। तो कहती दीदी अच्छा ठीक है, ये वाला मेरे रूम के सामने वाला गेट खोलिए, मैं आ रही हूँ। और वो वहाँ पे आती है और उनको कहती है अरे दीदी क्या आप भी हैं, और आंटी जी आप भी नहीं समझ रही हैं, आप इनको दीदी को समझाइए ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग देखिए आराम से रह रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो वो कहती बेटा मैंने सुनी थी आवाज़। खैर वो बात हंसी में टाल देती हैं दोनों। जब हंसी में टाल देती हैं माँ बेटी मिल करके, चलो इसने कहा है तो सही होगा। लेकिन ये क्या, वो सोनालिका वहाँ बैठी हुई है और वो ठक ठक का आवाज़ फिर से आने लगी। अब तो भैया तीनों के तीनों शौक, ये कैसे हो गया। अब वो कह देखो तो मेरी बात को वो कर रही थी, मजाक बना रही थी, अब तुमने सुनी या नहीं सुनी। फिर वो तीनों एक साथ जाते हैं, बालकनी का दरवाजा खोलते हैं, क्या देखते हैं, उनको कोई ऐसा लगता है कि अभी के अभी कोई यहाँ से बालकनी से साइड में गया है, लेकिन वहाँ तो जाने का कोई रास्ता भी नहीं था। तो उन्हें लगा कि कोई कमरे में आए, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं। वो पूरा कमरा खंगाल डालते हैं, दरवाज़ा दोनों सब कहीं देख डालते हैं, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिलता। जब कुछ नहीं मिलता है, खैर वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं और उसके बाद वो अपने रूम में चली जाती है और वो दोनों माँ बेटी में सोती हैं। उसके बाद कोई ठक ठक नहीं सुनाई पड़ती और सुबह हो जाती है जब, तब अभी सब लोग एकदम डरे से हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। तो जो दोनों लड़कियां उनके सामने रहती होती हैं, आयुषी और पूर्णिमा, वो क्या करती हैं, वो वहाँ से छुट्टी ले लेती हैं और अपने घर चली जाती हैं। अब वो रूम हो जाता है खाली। जब खाली हो जाते हैं तो दूसरे दिन जो वहाँ पे जो घटना हुई थी, उसके 2-3 दिन के बाद वो फिर जाती हैं हॉस्पिटल चेक कराने के लिए। वहाँ से आती हैं और आराम से रह रही होती हैं। लेकिन ये क्या, तीसरे दिन फिर वही मिसकैरेज का। 3 महीने तक इंतज़ार करने के बाद फिर मिसकैरेज। अब वो बहुत परेशान हो जाती हैं, कहती मैंने पूरे 2 महीने पहले और 3 महीने इधर, मैंने 5-6 महीने लगभग यहाँ पे रह करके बर्बाद कर दिए। रोज़ आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता। बेचारी अगर कपड़े भी सुखाने जाती तो 7 लड़कियाँ एक साथ में, वो आंटी जी वो भी साथ में हनुमान चालीसा का जाप करते हुए जाती। वहाँ पे रस्सी से कपड़े उठा के लाती, कुछ भी बाहर से लाना ले जाना होता वो भी वो साथ आती। ऐसा करते हुए उनको बहुत वो लगता कि कब तक ऐसे चलेगा। तो वो क्या करती हैं, जब वो तीसरी बार अपना IVF करवाती हैं तो अपने भाई को फ़ोन करके कहती भैया मुझे यहाँ से ले चलो, अब यहाँ पे हम नहीं रहेंगे। तो वो चली जाती हैं, बुला लेती हैं। 3 दिन में उनका जो है भाई आ जाता है मधुरिमा दीदी का, और वो उसके साथ वापस आगरा चली जाती हैं। इधर सोनालिका जो है वो क्या करती है, जब वो नीचे जा रही होती है कुछ सामान लेने के लिए, नीचे जब उतरती है तो सामने जो दुकान वाले हैं उसको बड़ी ऐसे अजीब नज़रों से देख रहे। पूर्णिमा भी जब जा रही होती है तो उसको भी देखते हैं। कई लड़कियां तो पूछते हैं अंकल जी क्या बात है, आप लोग हमें ऐसे क्यों देखते हैं, क्या यहाँ पे कोई ऐसी कोई बात है, क्या है। वो उस उधर PG की तरफ देखते हैं, उन लोगों को देखते, लेकिन बताता कोई कुछ भी नहीं। सब ऐसे गंभीर सा मुँह बना लेते, एकदम बैठ जाते अपनी दुकानों पर, कोई कुछ भी नहीं बताता। लड़कियाँ अपना काम करती, अपने जिससे भी जाना होता अपना चली जाती, टैक्सी टेम्पो से वापस चली आती, क्योंकि रोड पे जो भी है तो उनसे क्या मतलब है। फिर वो वापस आ जाती है। इस तरह छुट्टियों में सारे लोग जब चले जाते हैं तो अकेली बचती है सोनालिका। जब सोनालिका अकेली बचती है, वो ऑफिस जाती है। इधर ऑफिस में भी उसका किसी ऑफिस के ही एक कलीग से उसका जो है थोड़ा सा मेलजोल बढ़ जाता है। वो मुस्लिम होता है, लेकिन इधर सोनालिका हिंदू है, लेकिन वो मुस्लिम है, उससे दोस्ती हो जाती है और दोस्ती के जरिए धीरे धीरे करके वो लोग लिव इन में रहने लगते हैं। उनकी शादी भी फिक्स हो जाती है, दोनों के घर वाले राजी भी हैं। शादी फिक्स हो जाती है, 2-1 महीने में शादी भी होने वाली होती है। लेकिन जब वो लिव इन में रहने लगते हैं तो इस तरह सोनालिका जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। जब प्रेग्नेंट हो जाती है, वो रह तो वहीं रही थी PG में ही, लेकिन उसको जैसे ही उसको ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, वो जिस रूम में रह रही होती है उसको भी अजीब सा रहने लगता, बिल्कुल कभी कुछ लगता कभी कुछ लगता। ऐसे ही एक दिन वो सो रही होती है, रात को अचानक उसको बार बार दरवाज़ा खटखटाता है कोई, और हर 5 मिनट पे वो खोलने के लिए जाती है। उसको कोई नहीं मिलता और वो इतना परेशान हो जाती है कि क्या करे। अभी पड़ोस की जो रूम में लड़कियां थी उनकी चहल पहल सुनाई पड़ती थी, वो भी नहीं सुनाई पड़ी। एक दिन ऐसा होता है कि सारी की सारी लड़कियां जो छुट्टियों में घर गई होती हैं अपने, और वहाँ पे कोई नहीं बचता। जब कोई नहीं बचता है और सोनालिका की शादी भी होने वाली होती है 1.5-2 महीने के अंदर, तो वो क्या कहती, सोचती है कि चलो अब तब तक रह ही लेते हैं, फिर तो जाना ही होगा यहाँ से, क्योंकि उसका जो है उसको जॉब तो करनी थी, छुट्टी मिल नहीं रही थी वहाँ से।
और जो वो लड़का जिससे वो प्रेम करती थी, शादी करना चाहती थी, वो भी वहीं पे जॉब कर रहा था। तो उसकी भी छुट्टी नहीं थी। सोच रही थी कि दो महीने निकल जाते हैं कैसे कैसे, फिर जाते हैं शादी कर लेंगे, फिर तो अलग रहेंगे ही रहेंगे साथ में। तो इस तरह से वो रह रही होती आराम से। शाम हो जाती है, अकेले बिल्कुल रहती, वहाँ पे कोई रूम में नहीं होता है। उस लॉबी के आसपास जितने भी रूम होते हैं सब खाली। जब जैसे ही रात का 8-10 बजने को होता है, नीचे से भाभी जी आती हैं और उससे कहती हैं, सोनालिका तुम्हें अगर थोड़ा सा भी कुछ लग रहा हो, ऐसा डर लग रहा हो या कुछ अजीब सा लग रहा हो, तो चलो तुम मेरे कमरे में सो सकती हो, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है। अगर तुम्हें कुछ ऐसा लगे तो सोनालिका कहती नहीं, वो बहुत निडर बनने की कोशिश करती, नहीं भाभी कोई बात नहीं, हम नहीं यहाँ रह लेंगे, अगर कोई बात नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा। फिर वो एक बार आती है, फिर पूछती है उससे, फिर पूछती, लेकिन वो फिर वो नकार देती, कहती नहीं भाभी मुझे कोई डर नहीं लगा। लेकिन जब वो चली जाती है उसके बाद तो उसकी ऐसी हालत होती है कि वो सारी रात यूं ही थर-थर कांपते ही बिता देती। कभी उसको डोर नॉक होता, कभी उसका बालकनी पे लगता कि कोई कुछ खींच रहा, तो कोई लगता कि भी छत से कोई कूद रहा, कुछ ऐसा अजीब सा लगता कि कभी लगता कि बहुत सा ज़्यादा एकदम से कमरा पूरा हीट कर रहा है और उसको जो है एकदम से पसीने छूटने लग गए। पूरी रात उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है। फिर वो सुबह जैसे ही होती है, उसका डर थोड़ा सा कम होता है, वो अपने उसी को बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती, कहती तो मुझे आकर के यहाँ से ले जाओ, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। वो जाता है लेकर के, और उसकी शादी भी हो जाती है, वो अपने ससुराल चली जाती है। जब ससुराल जाती है तब भी उसको लगता है कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। ससुराल में उसकी जो मदर इन लॉ होती है वो कहती बेटा तुम बहुत खिंची खिंची से रहती हो, बहुत परेशान सी लगती हो, क्या बात है, तुम जो भी काम करती हो हर बार ऐसे पीछे मुड़ के क्यों देखती हो। तो वो कहती मम्मी जी मुझे लगता है कि मेरे पीछे इधर, मैं देखती हूँ कि मुझे लगता है मेरे पीछे इधर कोई आ रहा है, कभी लगता हम कभी डाइनिंग टेबल पे बैठे, मुझे लगता है कि मेरे साइड में कोई बैठा, जबकि साथ में आप लोग रहते हो फिर भी मुझे ऐसा लगता है। तो वो एकदम से उसका स्वास्थ्य गिरने लगता है, एकदम अजीब अजीब सा वो मतलब बोलती, जब भी कहती मुझे लगता है मम्मी जी कोई साथ में है। तो जो उसकी मदर इन लॉ होती हैं, एक मौलाना जी को बुलवाती हैं, अपने ही जानने वाले को, कि भाई आप आकर के हमारी बहू को देखिए ऐसा क्या हो रहा है। अब वो जब आते हैं, अब चूंकि वो सोनालिका तो हिंदू थी लेकिन वो लोग मुस्लिम थे, लेकिन इससे क्या, धर्म तो धर्म होता है, कोई भी हो, मौलाना हो या पंडित जी हो, करना तो एक ही काम है। वो आते हैं, देखते हैं, तो कहते बेटा तुम बहुत बहादुर निकली जो तुमने पीजी को छोड़ दिया। बहुत हैरत हो जाती है उसको, छोड़ दिया मतलब क्या, कुछ ऐसा था। तो लेकिन वो मौलाना जी तो थे जो उन्होंने कुछ अपना जो भी पढ़ा अपना अपने तरीके से किया, उसको पानी वानी पिलाया और झाड़ फूक करी। तो उन्होंने कहा कि मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारे पीछे आज भी वो एंटिटी साथ में ही आई हुई है वहां से पीजी से, और तुम अगर निकल ना आती तो तुम्हारे साथ अहित हो जाता। तो वो कहती बताइए मौलाना साहब क्या हो जाता। तो कहते हम तो देख पा रहे हैं और तुम्हें भी सुनना जरूरी इसलिए सुनो, और सबके लिए मैं बता रहा हूँ। तो कहती क्या ऐसा है उस पीजी में जो सबको परेशान करता। तो मौलाना साहब कहते हैं कि वहाँ पे बहुत साल पहले एक ऐसी घटना हुई थी, जहाँ तक मुझे पता है, मुझे ऐसा मालूम पड़ रहा है, मैंने अपने उससे देख पा रहा हूँ कि जो घटना हुई थी वहाँ पे एक लड़की थी, रहती थी पीजी में, और वो भी जॉब करती थी। उसका भी ऐसे ही किसी लड़के से उसे जो है वो लिव इन में रहने लगी और वो प्रेग्नेंट हो गई। जब उसने शादी की, उससे बात करी तो उसने साफ साफ मना कर दिया। जब मना कर दिया, जबकि वो 2 सालों से एक साथ रह रहे थे, तो उसको जो है इतना वो हताश हो गई लड़की कि उसने वहाँ जा कर के अपने ही रूम में आग लगा ली और वो जल गई। जब वो जल गई तब से जो है ये माना जा रहा है कि जो भी वहाँ प्रेग्नेंट लड़की आती है, कोई भी होती है, ऐसे जो नॉर्मल लड़कियां रहती हैं उनके साथ कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो भी प्रेग्नेंट होती है लेडी उसके साथ ही ये घटना होती है। इससे पहले जो मधुरिमा दीदी थी उनका 3 बार, जो 2 बार मिसकैरेज हुआ, तीसरी बार तो वो चली ही गई थी, वो इसी कारण हुआ था, इसीलिए वहाँ पे ये सब आतंक मचा हुआ था। और उसके बाद आई तुम्हारी बारी, तुम भी प्रेग्नेंट थी, इसीलिए तुमको वो परेशान करे थी। वो जो है जो भी प्रेग्नेंट होता उसका बच्चा वो उसकी समझ लो बलि ले लेती, वो ऐसी एंटिटी थी वहाँ पे। तो वो बहुत तेज डर जाती, कहती मैं तो ऐसा नहीं करने दूंगी। फिर नहीं, जो भी होती हैं जिनको पहली प्रेगनेंसी होती है या जो भी हो, प्रेग्नेंट महिलाओं को आसपास ऐसी जगह पे नहीं रहना चाहिए, नहीं जाना चाहिए जहाँ के बारे में उनको नहीं पता हो। तो वो कहने लगती कि मौलाना साहब ऐसे तो किसी को नहीं पता होता, कैसे पता, मुझे ही नहीं पता था, देखिए हम वहाँ पर कहीं तुमने तो बहुत जल्दी कर ली कि वहाँ से वापस आ गए, नहीं तो तुम्हारी जान पे भी बनाती। तो सभी बहुत डर जाते हैं ऐसा सुन करके कि मौलाना साहब कुछ भी करके इसको ठीक करिए हमारी बहू को, और मुझे तो ये बच्चा चाहिए। तो मौलाना साहब कहते हैं खैर अभी तो देर नहीं हुई, कोई बात नहीं, मैं इसको सही कर दूंगा। और वो अपना झाड़ फूक करके उसको सही कर देते हैं। फिर वो एंटिटी जो उसके साथ साथ रहती थी उसको भी वो वापस कर देते हैं वहाँ से, वहाँ जहाँ पे उसको रहना था वहीं भेज देते हैं। और वहाँ पे जो जिनका वो था पीजी, उनको भी बुलवाते हैं, कहते हैं भाई अपने यहाँ पे पूजा पाठ कुछ करा लो, जो भी कराना है
और इसको एंटिटी को यहाँ से हटाओ, बांधो किसी भी तरीके से, ताकि जो भी यहाँ आए रहें सुरक्षित रहें। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।